पहले जो डकैतियाँ होती थीं, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल जो थे वो घेर के और लूटते थे। अब उसका रूप बदल गया है। अब तकनीक और इंटरनेट से डकैतियाँ हो रही हैं। इस पूरे जो क्राइम की शिफ्टिंग है, इसमें फॉरेंसिक का रोल कितना बड़ा हो गया है? जो डकैती होती थी उसके अंदर फिजिकल करेंसी जाती थी। फिजिकल करेंसी नोट्स होते थे, कई बार उनके नंबर होते थे, आइडेंटिफाई करा जा सकता था। आज और वो कहाँ मिले पता लग सकता था। आज की तारीख के अंदर इट इज़ ऑल डिजिटल। यहाँ बैठे हैं युगांडा में कोई है जो क्राइम कर रहा है, हमारे पैसा निकाल रहा है, ये अनकवर सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल मामला चल रहा था। मैट्रिमोनियल मामले में एक महिला के पति ने अपनी पत्नी का एक आपत्तिजनक हालत में बाथरूम का वीडियो वो अदालत में रखा कि भाई मुझे इनसे तलाक चाहिए क्योंकि इनका चाल चलन ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे वीडियो सही हो सकता है, क्योंकि मैं तो इस आदमी को जानती नहीं हूँ। आजकल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो केसेस रिपोर्टेड हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद सिविल मामलों में लैंड डिस्प्यूट की है। तो लैंड डिस्प्यूट में किस किस तरह की फॉर्जरी होती है? वो लैंड ग्रैबर्स क्या करते हैं कि संपत्ति क्या देखा काफ़ी समय से इसके ऊपर कोई काबिज नहीं है, कोई मालिक नहीं आ रहा है, कोई देख नहीं रहा है संपत्ति को, तो वो उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेते हैं। नमस्कार, मैं इंद्रजीत राय। आज के द एक्सपर्ट डायलॉग में आपका स्वागत है। आज के हमारे साथ विशेषज्ञ हैं एडवोकेट अनुज गुप्ता जी, जो कानून के विशेषज्ञ हैं। अनुज जी, सबसे पहला सवाल कि पहले जो डकैतियाँ होती थीं, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल जो थे वो घेर के और लूटते थे, अब उसका रूप बदल गया है। अब तकनीक और इंटरनेट से डकैतियाँ हो रही हैं। इस पूरे जो क्राइम की शिफ्टिंग है, इसमें फॉरेंसिक का रोल कितना बड़ा हो गया है? साइबर क्राइम, ये जो साइबर क्राइम है इसके अंदर सारा रोल ही फॉरेंसिक का है, मैं कहूँगा। क्योंकि कहाँ से क्राइम हो रहा है, कहाँ क्राइम हो रहा है, कहाँ जा रहा है फंड, कुछ पता ही नहीं है। जो डकैती होती थी उसके अंदर फिजिकल करेंसी जाती थी। फिजिकल करेंसी नोट्स होते थे, कई बार उनके नंबर होते थे, आइडेंटिफाई करा जा सकता था। आज और वो कहाँ मिले पता लग सकता था। आज की तारीख के अंदर इट इज़ ऑल डिजिटल मोड से डकैती हो रही है। डिजिटली पैसा निकल गया। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हमारे अकाउंट से निकल जाए। आपने अभी सुना होगा 2-वे वेरिफिकेशन सिस्टम, OTP, डबल OTP हो गया है। आपको डेबिट कार्ड का नंबर भी डालना है, उसका OTP डालना है, और मोबाइल पे OTP आएगा वो डालना है। जो भी कुछ हो रहा है ये आज की तारीख में, ये एक टोटली कवर्ड मैनर में हो रहा है। उसको अनकवर कौन करेगा? कहाँ से हो रहा है? यहाँ बैठे हैं युगांडा में कोई है जो क्राइम कर रहा है, हमारे पैसा निकाल रहा है, ये अनकवर सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक कर सकते हैं। डिजिटली दे हैव द टूल्स, जो उनके पास जो माध्यम है उन माध्यम से वो निकालते हैं कि इसका IP एड्रेस क्या है। हर डिवाइस के साथ एक एड्रेस ऐड हो गया है। आप मोबाइल खरीदते हैं, उसके अंदर वो IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। जैसे आज हमारे आपके लिए एक आधार एक आइडेंटिटी है, हमारा पासपोर्ट नंबर, विदेश ट्रैवल करते एक आइडेंटिटी, ऐसे हर डिवाइस की अपनी आइडेंटिटी है। वो IMEI नंबर है। जो हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं उनकी मैक ID होती है। जो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, तो उसका एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस चेंज करते हैं। ये सारी डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन से सिर्फ फॉरेंसिक, जिनके पास वो टूल्स हैं, वो मेथडोलॉजी है साइंटिफिक मैनर में पता लगाने की ये क्राइम कब हुआ, कहाँ हुआ, किस किस जगह से, उस जगह तक पहुंचने के लिए वो IP एड्रेस ज़रूरी है, कहाँ से शुरू हुआ। और तो मोटे तौर पे अनुज जी, देखिए आप लॉयर्स, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो कानून में लॉ ऑफ लैंड पे या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे आगे लड़ते हैं और इस चीज़ को साबित करते हैं या उसको फाइट करते हैं, व्हाटएवर।
रियल वर्ल्ड केसेस में, रियल जो लड़ाइयाँ होती हैं लॉ के अंदर और कानून के उस कमरे में, उसमें प्रैक्टिकली फॉरेंसिक को आप कैसे देखते हैं कि कैसे वो दोषी साबित करने या निर्दोष साबित करने में कितना रोल प्ले करता है? फॉरेंसिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब तक फॉरेंसिक नहीं था तब तक बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स जो क्राइम करके और बचने का रास्ता जानते थे, सीख जाते थे समय के साथ, किसी पुराने का देख कर के कैसे निकलना है उससे, वो बच जाते थे, सजा से बच जाते थे। उनके पास कुछ निकलता ही नहीं था, उनके खिलाफ नहीं साबित नहीं हो पाता था। आज की तारीख के अंदर फॉरेंसिक वो साबित कर देता है। जैसे मैं ये कहूँ कि प्ली ऑफ एलिबाई एक चीज़ कहलाती है कि आपकी उपस्थिति कब कहाँ थी, वो उपस्थिति दर्ज हो जाती है। पहले होटल में जाते थे तो आपकी उपस्थिति कैसे दर्ज होती थी, जो एंट्री रजिस्टर होता है रजिस्टर उससे, होता था, हाँ। ठीक है जी। आज एंट्री कैसे रजिस्टर होती है, आज एंट्री रजिस्टर हो जाती है, वहाँ पर जाती है, आप जाते हैं सीसीटीवी कैमरा में, सबसे पहली एंट्री, द वेरी फर्स्ट एंट्री। और अगर मैं उससे भी थोड़ा और पीछे चला जाऊँ तो एंट्री रजिस्टर हो जाती है जैसे ही आपका मोबाइल वहाँ उस लोकेशन में, उस एरिया के टावर लोकेशन में गया। तो फॉरेंसिक ये साबित कर रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग को वो ऑथेंटिक है या नहीं। मान लीजिए कोई गया था 2 दिन पहले, क्या उस रिकॉर्डिंग को तो नहीं दिखाया जा रहा आज की तारीख में ये कह करके ये वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल। तो ये कैसे ऑथेंटिक हो कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो सही है? ये रिकॉर्डिंग सही है या नहीं, उसकी डिवाइस की, अगेन जो हम बात कर रहे थे अभी, उस डिवाइस की एक आईपी होती है और हर डिवाइस के अंदर एक क्लॉक सिस्टम आ गया है अब, जो उसकी अपनी इनबिल्ट क्लॉक होती है। एक अलग सेल लगा होता है, डिवाइस की तार भी निकाल देंगे तब भी। एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जो आपकी टीम है फॉरेंसिक, आप बेहतर बता पाएंगे कि एक डिवाइस के बारे में ये सही क्लॉक दिखा रही थी, कहीं इसकी क्लॉक तो नहीं चेंज करी हुई थी। देखिए, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन है। क्या होता है कि कोई भी चीज़ कुछ भी रिकॉर्ड करती है तो उसका एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस डिसाइड करता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में के लॉग्स में हमें मिलता है कि क्लॉक बंद हुई है तो इसका मतलब टेम्पर्ड है, अगर क्लॉक नहीं बंद हुई है तो इसका मतलब सही है। दूसरा, उसका आउटपुट क्या है? फुटेज, एक्चुअली वो वीडियो है। अब वीडियो में क्या, उस वीडियो में कोई आर्टिफैक्ट ऐसा है जो बीच से हटाया गया है या जोड़ा गया है? आर्टिफैक्ट जो आप कह रहे हैं ये क्या होता है आर्टिफैक्ट? देखिए, आर्टिफैक्ट होता है कि उसका कोई हिस्सा या उसका कोई कण, चाहे वो छोटा हिस्सा हो या बड़ा हिस्सा हो, अच्छा, दैट इज आर्टिफैक्ट। बहुत सारे आर्टिफैक्ट से मिलके ही एक पूरी चीज़ बनती है। तो उसका कोई भी एक हिस्सा, और आज की तकनीक तो ऐसी है, एक मैं आपको केस बताना चाहूँगा। हमारी ही लेबोरेटरी में आया कि मैट्रिमोनियल मामला चल रहा था। मैट्रिमोनियल मामले में एक महिला के पति ने अपनी पत्नी का एक आपत्तिजनक हालत में बाथरूम का वीडियो वो अदालत में रखा कि भाई मुझे इनसे तलाक चाहिए क्योंकि इनका चाल चलन ठीक नहीं है। उन महिला ने उस वीडियो को ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास, चूँकि हम प्राइवेट लेबोरेटरी हैं तो हमारे पास वो आई हैं। हमने उनसे कहा कि भाई आप इसमें दिख रही हो तो आप, ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे वीडियो सही हो सकता है, क्योंकि मैं तो इस आदमी को जानती नहीं हूँ। अच्छा, तो कमिटमेंट जो उनका दिख रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि समथिंग फिशी। हम लोगों ने उस वीडियो को एग्जामिन करने के लिए लिया। उस वीडियो को एग्जामिन करने में वो इतना फाइनली बना था कि हमें कोई उसमें गड़बड़ नज़र नहीं आ रही थी। जब हमने लाइट की फोटोग्रामेट्री की कि लाइट के हर एंगल को देखा जाता है कि अगर हम और आप इस कमरे में बैठे हैं तो जो भी लाइट आ रही है वो एक फिक्स ग्रामर पे मेरे और आप पे दोनों पे पड़ेगी। करेक्ट। इस पे भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे फिक्स पड़ेगी। उसमें क्या था कि आधी चीजों पे लाइट का ग्रामर अलग था और आधे पे अलग था। तो इसका मतलब कि वो दो अलग अलग जगहों की थी। उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए हमको इसको रिपोर्ट में कानूनी तौर पे लिखने के लिए आपके बाथरूम में हमको जाना होगा और उसको रीशूट करना होगा इसी एंगल से जिस एंगल में ये है। हम लोगों ने वो किया, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। तो पता ये चला सारी जांच के बाद कि
जैसे कोई भी व्यक्ति साबुन लगाता है, जी उसके हाथ का मूवमेंट, वो वीडियो मुश्किल से 4 सेकंड या 5 सेकंड 7 सेकंड का था, छोटा सा। तो उन्होंने अपनी पत्नी के फुटेज को खुद ही वहां पे एक स्पाई कैमरा लगा के शूट किया था नहाते समय जी। और उसके बाद दूसरे बाथरूम में अपने एक दोस्त को उस एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने एक्ट कराया। अच्छा। और दोनों वीडियो को एआई के जरिए उन्होंने जोड़ा और उसको एक सबूत के तौर पे डाइवोर्स के अदालत के सामने रखा। तो देखिए, अगर फुटेज की बात आपने हमसे पूछी थी, तो अब टेक्नोलॉजी वो कर रही है जिसे हम सपने में नहीं सोच सकते। मुझे कुछ याद आ रहा है, जी। जैसे पहले होता था कि सूरज की रोशनी, और सूरज, महाभारत के समय में भी वो जब युद्ध हुआ था तब सूर्य अस्त और फिर दोबारा सूर्य उदय हुआ, तो जो सूर्य की रोशनी है उसके अनुसार चलते थे। तो मेरे को लग रहा है वो आपने वो रोशनी का एंगल पकड़ा है इसके अंदर कि रोशनी पूरी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। जी। पहले तो क्लॉक भी इसी तरीके से चलती थी कि वो एक पिलर होता था हमारे यहाँ, सूर्य क्या कहते हैं उसे, सूर्य घड़ी। हाँ। तो उससे पता लगा लेते हैं कि ये इसकी परछाई कहाँ जा रही है। जी, तो जी। इस समय ये पहर हुआ होगा और ये समय। देखिए, बहुत सारी चीजें, फुटेज जो है या कोई भी वीडियो सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला मीडियम है, क्योंकि जो वीडियो होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम टेक्निकली सुनते हैं कि ये 25 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड हुआ है, ये 30 फ्रेम पर सेकंड पे हुआ है। जी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक्चुअली 1 सेकंड में 25 स्टिल फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। अब एक फोटोग्राफ में आप सोचिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसमें लाइट का इंफॉर्मेशन है, उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का इंफॉर्मेशन है, उस पे जो पीछे सामान रखा है, बगल में सामान रखा है, मतलब एक फोटोग्राफ की हर एक चीज कई सारी इंफॉर्मेशन ये सब तो फॉरेंसिक ही निकाल सकते हैं ना। ये सब एक आम आदमी, हमारे पास जो रिकॉर्ड आता है, हम कोर्ट में जब केस मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो उस रिकॉर्ड में हमारे पास तो वो वीडियो फुटेज आई है, बट ये जानकारी की ये कितनी ऑथेंटिक है, क्या ये किसी आर्टिफैक्ट इसके अंदर छेड़खानी तो नहीं हुई है, ये तो ऑफ कोर्स फॉरेंसिक ही बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे एक और मेरे दिमाग में सवाल आया इसका जवाब देते देते, कि मैंने तो एक किस्सा बता दिया जिस किस्से ने हम लोगों को बड़ा चौंकाया। आपने हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स में जो आप लड़ाई लड़ते हैं, कोई ऐसा केस जिसे आप कह सकते हो मेरे करियर का ये एकदम अनोखा केस है? हाँ, कह सकते हैं जी, हैं काफ़ी हैं, लेकिन एक ऐसा चौंकाने वाला केस ज़रूर मेरे को याद आता है, जिसके अंदर था तो वो सिविल सूट, क्रिमिनल नहीं था। और एक व्यक्ति ने अपना मुकदमा दायर किया था कि मेरी माताजी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद मैं उनका बेटा, मैं उनकी संपत्ति का मालिक हूँ और ये मेरी बहन के बच्चे उस पे संपत्ति पे कब्जा करे हुए हैं, तो मेरे को इनसे खाली कराई जाए। तो जब मुकदमा आगे बढ़ा तब उन्होंने ये कहा कि ये हमारी मौसी का बेटा नहीं है, ये तो हमारा ही भाई है, हमारा सगा भाई है, हमारी माँ का पुत्र है। साबित कैसे हो? क्योंकि माता पिता मर चुके थे, इधर माता जी जिंदा थी जो दो भाई थे, तो उनसे ये डीएनए की रिक्वेस्ट करी गई। फिर कोर्ट ने डीएनए का ऑर्डर किया। जब डीएनए टेस्ट सैंपलिंग आई सामने, तब पता लगा कि हाँ, वो उन्हीं का भाई है, सगा भाई है। लेकिन डीएनए की वो रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं है, क्या उसके प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो हुए, फॉरेंसिक सही तरीके से हुई या नहीं हुई, उसका पता लगाने के लिए हमारे को नए सिरे से आगे बढ़ना है। कोर्ट ने भी उस रिपोर्ट को एज इट इज स्वीकार नहीं कर लिया एविडेंस के रूप में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वो रिपोर्ट आ गई, तो रिपोर्ट आने के बाद भी कोर्ट के लिए ये एक सवाल बन जाता है कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं है, या नहीं। बिल्कुल। और जिसने वो रिपोर्ट बनाई है उसको वो रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर आकर के साबित करना है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो ये एक अलग सी चीज़ थी जो हमारे सामने आई जब मैं डीएनए की सिचुएशन ये इस तरह का देखा। सिविल मुकदमों में बहुत कम होता है डीएनए, ज़्यादातर क्रिमिनल मुकदमों में होता है डीएनए का एस्पेक्ट।
लेकिन सिविल मुकदमों के अंदर डीएनए आया, ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। जी जी। बल्कि मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि एक डीएनए की जो रिपोर्टिंग होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए, डीएनए या किसी भी बायोलॉजिकल टेस्ट का एक एसओपी होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है। अगर उसमें से एक भी कड़ी गड़बड़ हुई तो उसका असर जो है पूरे नतीजे पे पड़ता है। एक सिंगल कड़ी भी गड़बड़ हुई उस पूरे प्रोटोकॉल की, तो इसीलिए अदालत प्रोसीजर को भी चेक करती है कि ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं। एक बड़ा फेमस केस है जिसको कि आपके सवाल के साथ एकदम फिट बैठता है। यूरोप का मामला है। एक सिटी में मर्डर हुआ, वहाँ से जांचकर्ताओं को एक डीएनए का सैंपल मिला। थोड़े दिन बाद वहाँ से 500 किलोमीटर बाद एक और मर्डर हुआ, सेम डीएनए उनको मिला। अच्छा। और जगह मर्डर हुए, सेम डीएनए मिल रहा है। तो वहाँ की मीडिया ने इसे मिस्टीरियस मर्डर और मिस्टीरियस किलर कह के बड़ा वहाँ हाइप हुआ, और जहाँ मर्डर हुआ वहाँ वही डीएनए मिले। फिर सवाल उठने हुए कि एक आदमी एक जगह से इतनी जल्दी दूसरी जगह कैसे आता है, कैसे प्लानिंग करता है। तो बहुत सारी किस्से कहानियां यूरोप में चलने लगे। 7-8 साल बाद एक जांचकर्ता ने जांच करनी शुरू की कि ये कैसे हो सकता है। प्राइवेट जांचकर्ता ने? हाँ, वो वैज्ञानिक थे, वो उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। तो उन्होंने जांच करनी शुरू की। तो उन्होंने पहले जो भी कॉटन स्वैब थे जिससे लिया जा रहा था उसकी जांच की, और उन सारे जो स्वैब थे और जो डीएनए थे सबकी जांच की। तो उस पूरी जांच में उन्होंने पाया कि जितने भी मर्डर के सैंपल के जांच किए गए वो एक ही कंपनी के स्वैब से किए गए थे। तो उन्होंने कहा कि फिर उसकी स्वैब्स की जांच की जाए कि स्वैब एक ही कंपनी का स्वैब है और डीएनए एक ही मिल रहा है। जिन पे कॉटन पे जिस पे सैंपल कलेक्ट करते हैं, जिस पे वो उठाया जाता है, जमीन से स्वैब उठाया जाता है, वो कॉटन एक ही कंपनी ने बनाया हुआ था। अच्छा। फिर उन्होंने उनके ब्लैंक जो अनयूज्ड कॉटन थे उसकी जांच की। अच्छा। उसमें भी डीएनए मिला, यानी कि पहले से डीएनए मौजूद था। फिर उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि जिस महिला ने उस दिन फैक्ट्री में तैनात थी, जो उस लॉट को बना रही थी, कॉटन स्वैब के लॉट को, हाँ लॉट को, तो उसको उस समय जुकाम था और बनाते समय उसको छींकें आ रही थी। तो ये जो डीएनए 10 साल से हंगामा मचा हुआ है कि एक ही आदमी मार रहा है, वो नहीं था। वो एक एक्सीडेंटल डीएनए एरर था, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता था कि आप डीएनए के पहले ब्लैंक सैंपल की जांच करिए कि पहले से तो उसमें कोई डीएनए नहीं है। और अगर कंफर्म कर लीजिए कि अब डीएनए नहीं है, तब आप उसको आप उपयुक्त मानिए फील्ड में सैंपल लेने के लिए। तो वही बात हो गई, जो ब्लड सैंपल हम देते हैं टेस्ट के लिए या यूरिन सैंपल देते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या बॉटल में वो पहले से यूज थी, किसी और का सैंपल था, एक तरीके सैंपल था जी। तो वो तो रिपोर्ट गलत हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। तो प्रोसीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एसओपी को फॉलो न करना किसी भी नतीजे को बदल सकता है। अब सर, आपने लैंड का वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस बताया। आजकल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो केसेस रिपोर्टेड हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद सिविल मामलों में लैंड डिस्प्यूट की है। जी। तो लैंड डिस्प्यूट में किस किस तरह की फॉर्जरी होती है? देखिए, लैंड डिस्प्यूट के अंदर जो आम लोग जानते हैं फोर्जरी, वो फोर्जरी होती है कि दस्तावेज हैं, एक चेन ऑफ टाइटल चेन कहलाती है, जो कि एक्स ने खरीदी थी प्रॉपर्टी, एक्स से वाई ने खरीदी, वाई से जेड ने खरीदी, और इस तरह से उसके अंदर क्या होता है, अक्सर सबसे ज़्यादा केस आते हैं जहाँ 2 चेन शुरू हो जाती हैं कि एक ही संपत्ति को 2 बार बेच दिया गया। तो अगर ये सच भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के ने एक ही संपत्ति को 2 बार बेच दिया, और ये होता क्या है, जहाँ पर लैंड ग्रैबर्स कहलाते हैं नॉर्मली, वो लैंड ग्रैबर्स क्या करते हैं कि संपत्ति क्या देखा काफ़ी समय से इसके ऊपर कोई काबिज नहीं है, कोई मालिक नहीं आ रहा है, कोई देख नहीं रहा है संपत्ति को, तो वो उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से पता लग जाता है पीछे की चेन क्या चल रही है, किसी फलां प्लॉट नंबर की। और प्लॉट की क्यों बात करूं मैं, बहुत बड़े खसरों की कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, हमारे जो हिमालयन एरियाज़ हैं, कोई बसा ही नहीं है, कोई रह ही नहीं सकता, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो पूरे के पूरे क्षेत्र का जो है ना पूरा खसरा ही बदल देते हैं। अब खसरा नंबर जो होता है उसको एक सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से है,
जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्या नंबर नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसका क्षेत्रफल बदला जा सकता है। मैं यहाँ बैठा हूँ अभी आपके सामने, मैं अगर एक इंच जो है अपनी कुर्सी घुमा लूँ आपकी तरफ, तो यहाँ पर तो 1 इंच है, लेकिन इसकी जो सीधी लाइन जा रही है आगे 1 किलोमीटर बाद, यहाँ पर 1 इंच दिख रही है, वो वहां पर जो है कम से कम 100 मीटर हो जाएगी। अच्छा, ये रेडियस है ना, Positioning हाँ, ये यहाँ पर है, ये इतना गया, तो ये जब आगे जाती जाएगी, ये लाइन तो यही है, ये वहां जाती जाएगी, वो बीच में एरिया नया क्रिएट हो गया। बहुत सारे तरीके की शैतानियां होती हैं। आप जो फोर्जरी की बात है, दस्तावेज फोर्ज दस्तावेज तैयार करे गए, तो फोर्ज दस्तावेज, पेपर की क्वालिटी, स्टैम्प पेपर जो पहले रेवेन्यू स्टैम्प्स आपको याद होंगी होती थी। रेवेन्यू स्टैम्प जो है जब रिलीज होती थी, तो जो लॉट रिलीज होता था, हर लॉट में वेरिएशन होता था। जैसे करेंसी नोट 1950 का, 1960 का, 1970 का, सब वेरिएशन। ऐसे ही रेवेन्यू स्टैम्प्स में, ऐसे ही पेपर, तो जो पेपर होता है, इंक होती है, उन सब से ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप करते हैं आइडेंटिफाई, तो आपको पता लग जाता है कि ये पेपर हाँ किस क्वालिटी का है। अब जैसे मान लीजिए एक बंच ऑफ पेपर है, एक ऐसा मामला आया भी था, मतलब आपने बड़ी अच्छी बात बताई। उसमें क्या था कि उन्होंने अपनी विल लिखी हुई थी कि भाई मेरी संपत्ति ये ABCD में बांट दी जाए, और वो टाइप्ड विल थी, तो उसमें बड़ी चुनौती थी कि हैंडराइटिंग भी नहीं है। अब टाइप में हम कैसे जांच करें। एक पेज उन्होंने उसमें बदला हुआ था जिसमें परसेंटेज शेयर का जिक्र था, बाकी सब सही था। जो लास्ट में उन्होंने सिग्नेचर किए थे वो भी सही थे। एक पेज प्रिंट आउट का वो चेंज था, ऐसा दावा दूसरी पार्टी कर रही थी, तो वो जांच के लिए आया। अब चुनौती ये थी कि हम इसको कैसे साबित करें कि ये पेज बदला गया है। हैंडराइटिंग होती तो हम हैंडराइटिंग एनालिसिस कर लेते, साइन इस पेज पे है नहीं, तो ये कैसे साबित करें। तो हमने उसके इंक का एनालिसिस और पेपर के फाइबर पैटर्न को स्टडी करना शुरू किया। तो कोई भी एक लॉट के पेपर से जब एक साथ प्रिंट निकलता है तो वो एक ही लॉट का होगा ना। जी बिल्कुल। तो सारे पेपर एक लॉट के थे, लेकिन वो जिस पे शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स पड़े थे, वो पेपर दूसरी लॉट का था, क्योंकि उसके फाइबर पैटर्न दूसरी तरह के थे। अच्छा, तो पहला हमें फर्क मिला। दूसरा मिला कि इंक भी क्या है, प्रिंटर का टोनर और इंक, उसका मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई इंक जो है वो डिस्चार्ज होती है टोनर से, और जो भी उसका टैंक होता है, और लैंड करती है सरफेस पे, पेपर के सरफेस पे फाइबर है, फाइबर उसको सोख करके और ले लेते हैं, अपने ऊपर लैंड करा लेते हैं। जितने ज़्यादा दिन वो इन्वायरमेंट में रहेगी, तो उसमें सन का एक्सपोजर है, मॉइस्चर का एक्सपोजर है, केमिकली कंपाउंड है ना इंक। बिल्कुल। तो अगर पेपर भी एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर। अगर कोई इंक 20 साल से पेपर पे है और कोई इंक 1 साल पहले पेपर पे आई है, तो उसका जो एक्सपोजर लेवल 20 साल का होगा, क्योंकि मॉइस्चर से वो लड़ रही है, इंक सबसे लड़ रही है, तो उसका डिग्रेडेशन इससे ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे अंतर मिला। तो फ्रॉड तो होता है, लेकिन अब विज्ञान ने जहाँ अपराधियों को बड़ा हथियार दिया है, वहीं हम लोगों को भी बड़ा हथियार दे दिया है उन्हें पकड़ने का। मेरे को एक छोटा सा आम भाषा में समझने के लिए, पत्थरों के ऊपर किसी ने लिख दिया राम, और वहाँ पर 5 साल बाद कोई आदमी गया, उसने देखा ये राम लिखा है, तो इसके अंदर उसके ऊ की मात्रा लगा देता हूँ, जो उसका नाम है रामू, तो उसने ऊ की मात्रा लगा दी। तो अब वो तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसके पैटर्न में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल डिफरेंस, कि हैंडराइटिंग के बिल्कुल डिफरेंस आएगा। जब टाइप्ड मैटर है, तब उसके अंदर आपने बताया कि पेपर की क्वालिटी, पेपर के फाइबर सोखने का तरीका, और इंक की क्वालिटी, उनसे भी पता लग जाएगा। अब एक और मामला मेरे सामने आया, आपने इंटरेस्टिंग पूछा था मेरे से भी थोड़ी देर पहले, कि जिसने चौंका दिया हो। तो मैंने एक मामला देखा जहाँ पे वसीयत आई, रजिस्टर्ड वसीयत, और दूसरे भाई ने दूसरी वसीयत रखी माता जी की, और ये कहा कि ये बाद में वसीयत बनी, पहले वाली वसीयत पे दस्तखत हैं और रजिस्टर्ड है, दूसरी वसीयत पे दस्तखत भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, अंगूठे का निशान है, 2 पेज की वसीयत। तो मेरे को ये समझ आया, मेरे को डाउट हो गया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है।
तो जब मैंने उनसे चर्चा करी तो मुझे ये डाउट हुआ कि ये जो पेपर रहता है, पेपर में अंगूठे का निशान जिस तरीके से हमने बहुत तेरी वसीयतें बनवाई हैं, देखी हैं, तो बस अंगूठे का निशान लगाने का स्टाइल अलग था। जैसे मैं एक पेपर लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जैसे ये पेपर है और ये एक बोर्ड है, तो ये वसीयत है, वसीयत पे यहाँ पर अंगूठा लगाना है तो ऐसे लगाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ लगाना है नीचे ऐसे लगाया जाएगा, या ऐसे भी लगा दिया जाएगा, इधर से पे पकड़ करके लगाया जा सकता है, डिपेंड लेकिन करता है। उल्टा लगाना लेकिन मुश्किल है। हाँ वो ऐसे, तो जब जैसे ही मैंने देखा अंगूठे का निशान जो है उल्टी दिशा में जा रहा है, तब मैंने चर्चा करी तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये निशान डेड बॉडी का लिया गया। मृतक डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार करने से पहले उसका अंगूठे का निशान किसी ब्लैंक पेपर पे ले लिया गया और बाद में प्रिंट कर दिया गया। अब ये कैसे साबित हो? तो एक और चीज सामने आई इंटरेस्टिंग, आप बताइएगा मैं कितना सही हूं। मुकदमा अभी वो जारी है कोर्ट में, अभी साबित नहीं हुआ है पूरी तरह से। मेरे को ये पता लगा कि नॉर्मल आदमी एक बेस रख करके, जैसे ये बेस है, ये बेस रख करके अंगूठे का निशान लगाएगा, और जब डेड बॉडी का लगाया जाएगा तो डेड बॉडी अकड़ी हुई होती है और उसका अंगूठा पकड़ करके नहीं लगाया जा सकता। नॉर्मली क्या होता है, उसका अंगूठा लगाने के लिए डेड पर्सन है तो पेपर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द थंब। देयर इज अ डिफरेंस कि वेदर द थंब इज प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर या फिर पेपर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द थंब। कागज को अंगूठे पे लगाया जाएगा तो कागज में निशान बन जाएंगे उस जगह पर, क्योंकि कागज का जो क्रीज है, ये जो प्लेननेस है, ये बिगड़ जाएगी। तो ये एक चीज मेरे सामने आई, इंटरेस्टिंग। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है विज्ञान में, फॉरेंसिक साइंस में। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में उस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किस चीज से है जी, और किस चीज में है, ये एक बड़ा कानूनी विषय है जिसमें फॉरेंसिक विज्ञान बहुत बिलीव करता है और अदालतें इसको मानती हैं और इस पे बहुत सारे मुकदमे लड़े जाते हैं। और एकदम सही कहा आपने, जब भी किसी की मौत होती है तो शरीर में अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। मृत्यु भी एक प्रक्रिया है। जैसे पहले शरीर अकड़ना शुरू करता है, जिसे हम रिगर मोर्टिस कहते हैं जी, तो उसमें शरीर में अकड़न आती है। वो एक निश्चित अवधि तक, एक निश्चित टाइम फ्रेम तक अकड़ता है, फिर लूज होना शुरू होता है। अच्छा दोनों प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, तो डेड बॉडी से भी निशान लिए जाते हैं। अब क्या है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर जिंदा आदमी है तो वो पेपर पे लगाएगा, जी, और वीकेस्ट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि पेपर को अंगूठे पे लाया जाएगा। जी, तो ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बिल्कुल सही आपने इसकी व्याख्या की कि इससे बिल्कुल साबित किया जा सकता है कि ये डेड बॉडी के फिंगर के निशान है। और उसमें अगर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और बाकी एनालिसिस में अगर जाया जाए तो और भी बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं, जिससे साबित हो सकता है कि ये फिंगरप्रिंट जिंदा व्यक्ति के नहीं है बल्कि मरे हुए व्यक्ति के हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, एक सर, चूंकि आप लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, लॉ के विशेषज्ञ हैं, एक आदमी जिसके पास सबूत है, सबूत वो अदालत में रखना चाहता है, वो पुलिस को देना चाहता है, जांचकर्ता को देना चाहता है, और जांचकर्ता कहता है कि भाई, यानी कि पुलिस, वो कहता है कि जी हम इसे नहीं मानते, गलत सबूत है। अब उस आम आदमी के पास क्या कानूनी रास्ते हैं? देखिए राय साहब, ये बड़ा कॉमन विषय है। ये अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ सबूत होते हैं और वो सबूत एक आम आदमी को पता ही नहीं कि वो पुलिस के सामने रखने भी हैं, यानी वो रख नहीं पाया उस समय, बदहवास होता है, जिसके साथ हादसा हुआ है, विक्टिमाइज्ड है वो, तो उसकी जो मेंटल स्टेटस होता है वो इस पोजीशन में नहीं होता वो पता लगा पाए मेरे पास क्या सबूत है। वो थोड़े समय बाद उसको समझ आता है, अच्छा ये भी है, या किसी से चर्चा होती है, जब वो होश में आता है तब तक एक दिन बीत गया या एक हफ्ता बीत गया या एक महीना बीत गया, और फिर वो लेकर जाता है, पुलिस वाले वापस कर देते हैं, नहीं आप इसका कोई रोल नहीं है, आपको पहले देना था, हम चार्जशीट फाइल कर चुके। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एफआईआर रजिस्टर ही नहीं करी गई, जबकि सबसे पहला काम पुलिस का ये है कि वो रजिस्टर करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर
क्या वो व्यक्ति इस सबूत को दोबारा लेकर जा सकता है? बिल्कुल लेकर जा सकता है। कानून में इस चीज़ का प्रावधान है, जो हमारा सीआरपीसी है उसके अंदर सेक्शन 311, अब वो रिप्लेस हो गया है नए कानून के अनुसार। उसके अंदर एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट के सामने कि जी मेरे पास ये भी स्थिति है, ये सबूत है, और मैं लेकर के गया था प्रोसिक्यूशन के पास, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अब हम चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कोर्ट में देना चाहता हूँ। तो उसकी जांच नहीं हो पाई लेकिन सबूत की। पुलिस का काम क्या है, जैसे उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आए तो वो जांच करे, तफ्तीश करते हैं, तफ्तीश नहीं हो पाई। लेकिन अब उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी, तो कोर्ट के पास जब वो सबूत जाएगा तो कोर्ट उस सबूत को, उसकी ऑथेंटिसिटी पता लगाने के लिए जांच के लिए भी भेज सकती है, और उस सबूत के ऊपर जो गवाह है, जिसकी भी डिवाइस से, अब अक्सर आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है कि पता लगता है एक पड़ोसी का कैमरा भी चालू था, ठीक है ना, या फिर एक कुछ चौराहा पार करके वहां पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, 2 बंदे बाइक पे भागे जा रहे थे और उसमें रिकॉर्ड हो गया नंबर। जो उस समय पर जिस कैमरे के बारे में जानकारी नहीं थी या जिसका कैमरा था वो विदेश गया हुआ था, वो आया ही 15 दिन बाद वापस। तब तक तो काम आगे बढ़ चुका, और जिससे साबित हो रहा है मेन क्राइम, तो उसको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एविडेंस। तो वो दी जा सकती है कोर्ट के सामने, पुलिस भी ले सकती है। प्रोसिक्यूशन में आप हायर ब्रांच पे भी जा सकते हैं, अगर किसी इंस्पेक्टर ने नहीं लिया है, जो आईओ कहलाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो आप उसके ऊपर भी अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ जा कर के आप उसको दे करके साबित कर सकते हैं कि ये क्राइम करने वाला कौन है। और दोनों चीज़ें होती हैं, कई बार सबूत इस तरह का होता है जहाँ पर मुझे ये साबित करना है कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, जब मैं इसमें शामिल ही नहीं था, तो वो स्थिति भी हो सकती है। वो सबूत अक्सर ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है, क्योंकि जिसके खिलाफ मुकदमा बनाया गया उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट कर लिया, जब तक उसकी जमानत होगी, कोर्ट से बेल होगी, जब वो बाहर आएगा तभी तो अपने बचाव के सबूत कलेक्ट करेगा, तब तक तो समय निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोसिक्यूशन का काम है कि दोषी साबित करना, तो वो निर्दोष को वाले सबूत क्यों लेगा? हाँ, निर्दोष के सबूत क्यों लेगा? निर्दोष को सबूत अपने पक्ष के रखना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सर, प्राइवेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज का इस जुडिशियल प्रोसेस में कितना इम्पोर्टेंट रोल है और किस तरह वो लोगों की मदद कर सकती हैं? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने करा है, और इसका ज्ञान होना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। आज से 10 साल या मे बी 10 साल पहले तक कोई नहीं जानता था प्राइवेट फॉरेंसिक भी होता है। फॉरेंसिक का मतलब क्या है? CFSL या स्टेट की, FSL इज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, CFSL इज सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फॉरेंसिक इज इट्स ए सिस्टम, जैसा आप पहले सबूत को कलेक्ट करना, फिर सबूत को स्टडी करना, एनालाइज करना, और एनालिसिस के बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करना, और सारा कुछ होता साइंटिफिक प्रोसीजर से है। आपने अभी बताया था कि अगर प्रोसीजरल लैप्स हो कहीं तो वो रिपोर्ट अपने आप में नल एंड वॉइड हो जाएगी। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो सेंट्रलाइज्ड फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी है वो सब कुछ सही कर रही है? उसके चेक के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए क्यों नहीं प्राइवेट ओपिनियन ली जाए? अगर सब कुछ सरकारी तत्व से हो सकता तो सरकारी वकील साहब बहुत है। आज की तारीख में आप सरकारी वकील साहब के पास अपना प्राइवेट मुकदमा लेके जा सकते हैं, जिसको लीगल एड काउंसिल कहते हैं। बट एक ज्ञान जो उसको चेक करना, यानी ऑडिट करना, अकाउंटेंट ने ऑडिट अकाउंट्स बना दिए, लेकिन ऑडिटर उनको चेक करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो चाहे प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बनाई हो रिपोर्ट या सरकारी ने बनाई हो, दोनों एक दूसरे की रिपोर्ट का एक तरीके से ऑडिट कर सकते हैं। रोल आज से 15 साल पहले क्या था? सिग्नेचर्स वेरिफिकेशन। ये सिग्नेचर असली हैं या नकली हैं? प्राइवेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स, प्राइवेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं थी टर्म। अभी आपने एक एग्जाम्पल कोट किया था, यूरोप के अंदर एक प्राइवेट पर्सन ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी मिस्ट्री किलर की।
और स्वैप्स का चेक किया, जब डीएनए निकाला गया और पता लगा कि वो उस महिला का है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही थी। अगर वो नहीं होता तो वो मुकदमा, वो रिसर्च वो घूमती रहती, वो तफ्तीश वहीं घूमती रहती। उससे पता लगा तफ्तीश की दिशा गलत थी, अब नए सिरे से जांच की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइवेट फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से बहुत महत्व है, और इस इट्स बेस्ड ऑन द सेम साइंस प्रिंसिपल प्रोसीजर, वो पूरे के पूरे एक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो बने हुए हैं, जब आप उनको सामने लेकर के चल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा आएगा वाकया आपके सामने, और थोड़े दिनों में आप देखेंगे, जहाँ पर सरकारी रिपोर्ट को डिस्कार्ड करके प्राइवेट रिपोर्ट को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। सर कई बार ऐसे केसेस मतलब हो ही रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। और एक और चीज़ मैं पूछूंगा, बल्कि मैं फॉरेंसिक पर्सन नहीं हूँ, मैं लीगल कोर्ट के अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई मेरे सामने एक सरकारी विभाग की, लेकिन मेरे को उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी जाननी है, वो रिपोर्ट सही है या नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? जी बिल्कुल, आप प्राइवेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के पास आ सकते हैं, प्राइवेट एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हैं। उसमें वो क्या करेगा कि उसके प्रोसीजर्स की जांच करेगा कि क्या ये टेस्ट सही तरीके से किया गया था कि नहीं किया गया था, क्या ये प्रोसीजर सही था कि नहीं था, इसमें जो भी वैज्ञानिक व्याख्या यानी कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो सही है कि नहीं है, इसमें जो सैंपल है वो कंटेमिनेटेड तो नहीं हुआ, उसकी 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 पूरी तरह की प्रोसेसिंग सही हुई कि नहीं हुई। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे कल्चर टेस्ट होता है, एक कल्चर टेस्ट में 72-76 घंटे ब्लड कल्चर जो, हाँ, जो ब्लड कल्चर होता है उसका मिनिमम टाइम है कि भाई 75-76 घंटे तक उसको ग्रोथ समझने के लिए उसको एक केमिकल के साथ रखा जाएगा जी। लेकिन अगर कोई उसकी रिपोर्ट 72-73 घंटे की जगह 2 ही घंटे में दे दे तो इट्स एरर। दूसरा कि क्रॉस एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्रॉस और उसके सवाल एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बेहतर बना सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें एक फॉरेंसिक प्राइवेट लेबोरेटरी, सरकार की जो प्राइवेट लेबोरेटरी है और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उस पर हेल्प कर सकती है लोगों की। क्योंकि देखिए साहब, कोई भी चीज़ सही कब है? अगर वो वेरीफाइबल है। करेक्ट। अगर किसी चीज़ को वेरीफाई किया जा सकता हो तब वो सही है। तो अगर एफएसएल ने रिपोर्ट दे दी और उसे वेरीफाई करने का प्रोविज़न ही नहीं है तो फिर तो गलत है। तो बिल्कुल सही कहा, ये चेक एंड बैलेंस है कि अगर सरकारी रिपोर्ट है उसको वेरीफाई एक प्राइवेट लैब कर सकती है, और प्राइवेट लैब अगर अपनी रिपोर्ट देती है अदालत में तो उसके वेरिफिकेशन के लिए सरकारी लेबोरेटरीज को आगे आना चाहिए। मैं इसको उदाहरण में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे को एक अकाउंटेंट को क्रॉस एग्जामिन करना है तो मेरे को एक दूसरे अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट के अंदर उनकी जो अकाउंट्स बनाए हैं, उन्होंने लेजर बनाया है, उसको मैं समझूं पहले। तो इसी तरीके से अगर मेरे को वो रिपोर्ट समझनी है जिस पे मुझे क्रॉस करना है तो आई नीड अ हेल्प फ्रॉम ए प्राइवेट फॉरेंसिक। मैं बिल्कुल समझ गया आपका पॉइंट। सर अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक प्राइवेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी जैसे आपने हमारी लेबोरेटरी यहाँ पे देखी, चूँकि यहाँ फॉरेंसिक्स का भी हम लोग टेस्ट करते हैं, तो इस तरह की लेबोरेटरीज और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और इस तरह की कोशिशों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नुकसान तो मेरे को कहीं नज़र नहीं आया, और जिस तरह की लेबोरेटरी आपने एस्टेब्लिश करी है और जिस तरह से आप उस प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, जो लाइसेंसिंग्स हैं इनकी, आईईसी की, आईएसओ की, और मुझे नहीं पता कितनी तरह की होती हैं, लेकिन मैंने देखा है आपने पूरा सिस्टम अलग रखा हुआ है। सैंपल कलेक्शन का स्टोर एरिया अलग रखा हुआ है, वहाँ कोई आम आदमी जा नहीं सकता है। पूरा लॉग मेंटेन करना, तो जो एक हम बात करें, जब मैं अपना लिटिगेशंस में देखता हूँ तो चेन ऑफ कस्टडी, एक सबूत आया, उस सबूत की चेन ऑफ कस्टडी कैसे कैसे वो मूव करता है, उसका लॉग मेंटेन, ये कोई नई चीज नहीं है। क्यों नई नहीं है? कि अगर हम पहले की जो सिस्टम था क्रिमिनल लिटिगेशन में,
पुलिस के पास फ़ोन पहुंचा कि फलां जगह एक क्राइम हुआ है, तो वो उस फ़ोन की लॉग एंट्री होती थी। फिर उस लॉग एंट्री के बेसिस के ऊपर वो कंसर्न पीसीआर को इन्फॉर्म करते थे, जिसकी एंट्री होती थी। फिर पीसीआर वहाँ से मूव करता था, अपनी एंट्री करता था। फिर वो स्पॉट पे जाते थे। स्पॉट पे विक्टिम मिला या नहीं मिला, कोई अस्पताल ले गया है तो वो अस्पताल गए, उसकी रिपोर्टिंग करते थे और साथ में थाने को इन्फॉर्म करते थे। थाने से, लोकल थाने से फिर आदमी चलता था, वहाँ पर भी एक रजिस्टर्ड डायरी नंबर, डीडी एंट्री कहते हैं उसे, डीडी एंट्री नोट होती थी। डीडी एंट्री नंबर आमद और रवानगी रवानगी इस तरीके से दर्ज होता था। तो मैं देखता हूँ जिस तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है सिस्टम, ऑफ कोर्स आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गए हैं, प्रोटोकॉल्स बन गए हैं, तो आप लाइसेंस के हिसाब से अपने चलेंगे। जिस तरह से आप वर्किंग कर रहे हैं, अगर उस तरह की प्राइवेट लेबोरेटरीज हमारे देश को मिलें, तो मैं समझता हूँ कि जो लिटिगेशन का जो लेंथ है ना, जो इतनी लंबी लंबी चल रही हैं, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। जो 15-15 साल लग जाते हैं, वो शायद 15-15 महीने में, और हो सकता है 15 हफ्ते के अंदर आने वाले समय में उनका एक एडजुडिकेशन हो। और एडजुडिकेशन ही नहीं होगा, दैट विल बी द फेयर एंड मोस्ट इफेक्टिव एडजुडिकेशन। और इसका एक और फायदा होगा कि हमारे देश में क्राइम रुकेगा। बिल्कुल, और अपराध को रोकना ही शायद इस पूरे जो जुडिशियल प्रोसेस के स्तंभ हैं उन सबकी सबसे प्राइमरी कोशिश यही रहती है कि समाज में अपराध नियंत्रित रहे और दोषियों को सजा मिले। लेबोरेटरी को एक सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए, जितना मैंने समझा है थोड़ा बहुत, तो मैं चाहता हूँ उस पर आप और रोशनी डालें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एज पर दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। देखिए, आईलेक एक संस्था है, एक बॉडी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन काउंसिल करके एक संस्था है। और दूसरी है एनएबीएल, जो भारत सरकार की संस्था है। एनएबीएल जो है आईईसी 17025 को फॉलो करती है। ये एक स्टैंडर्ड जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि लैब में क्या होगा, कैसे होगा, दरवाजा कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगी, अच्छा, सबूत कहाँ रखा जाएगा, फाइलें क्या होंगी, मैनुअल क्या होगा। और एक बाइबल लिखी जाती है कि इस लेबोरेटरी में तापमान से लेके और सफाई तक का क्या प्रोसेस होगा, ये पूरा रिटर्न होता है। तो और बड़े उसको फॉलो भी किया जाता है? यस, उसको फॉलो किया जाता है क्योंकि ऑडिट्स होते हैं। अच्छा, और उस हमको सारे लॉग रखने पड़ते हैं, हमको सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखोगे तो जो भी, जिसने भी आपको एक्रेडिटेशन दिया है, जिसने जिस स्टैंडर्ड का भी आपने एक्रेडिटेशन लिया है, उसके ऑडिट में वो चीज़ सामने आएगी और आपको खारिज कर दिया जाएगा। तो ये ऑडिट तो जब अगर मैंने लैब खोली और मेरे को पता है ऑडिट होना है, मान लीजिए हर साल में एक बार होना है, तो मैं उस समय मेंटेन कर लूंगा, बाकी टाइम बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। और यही इस जवाब को सुनने के बाद शायद जो अपराधी भी, अगर जो भविष्य के अपराधी हैं या जो अपराध कर रहे हैं, वो भी इस बात को सुनेंगे तो अपराध करना रोक देंगे। देखिए, कोई भी गलत चीज़, चाहे वो मैं अपने प्रोटोकॉल को अगर पहले पालन नहीं कर रहा हूँ अब पालन करूँ, या कोई अपराधी जिसने क्राइम किया हो और अपने सबूत को छुपा रहा हो, तो देखिए जी, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ फॉरेंसिक साइंस के मुताबिक नहीं बनी है जो उस गलत चीज़ का ट्रेस न छोड़े। अच्छा, वो रहेगा। आप कितने रिकॉर्ड चेंज कर लोगे अपने, आप पकड़े जाओगे। तो एक सलाह मैं आपसे बातचीत के माध्यम से अपने नौजवानों और यूथ को देना चाहूँगा कि देखिए, अपराध करके बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपराध मत करिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई परफेक्ट क्राइम नहीं हुआ है जिसमें सबूत ना हो। तो ये ऑडिट की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है सर? देखिए, ऑडिट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। कई सारी संस्थाएं जो हैं वो इंटरनल ऑडिट, फिर एक्सटर्नल ऑडिट, और फिर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसका ऑडिट। तो 3 ऑडिट लगभग एक साल में होती हैं। और इंटरनल ऑडिट के भी बहुत सारे चरण हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के भी चरण हैं। तो कुल मिला के साल भर में लगभग 7-8। तो क्या ये सरप्राइज ऑडिट्स होते? कई सारे सरप्राइज हैं। मतलब जैसे मैं अगर आम भाषा में, सरप्राइज नहीं भी हो, मैं अगर एक चीज मैंने टाइप कर दी है जी, तो दूसरा का मैं उसमें चेंज कैसे करूंगा? या तो मैं पूरा उसको डिस्ट्रॉय करूंगा और फिर मैं नया बनाऊंगा।
तो फॉरेंसिक्स में जैसे आप भी आपने जो बात अभी कही है उससे मुझे कुछ याद आ गया। फॉरेंसिक का रोल हमारी लॉ इंडस्ट्री के अंदर, लिटिगेशंस के अंदर। तो अभी रिसेंट 22 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ। मैं लिख करके लाया हूँ उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज ए मच नीड फॉर डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज फोर्जरी इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। और सुप्रीम कोर्ट ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो फोर्जरी की कोशिश होती है उसको कम से कम करने के लिए ये बड़ी स्टेट कोशिश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करी है कि आप इसको डिजिटाइज करने के लिए स्टेप्स उठाइए। अभी जस्टिस राजेश बिंदल जी एंड जस्टिस मनमोहन जी का जो कोर्ट है वो मैं पूरा एज इट इज दे रहा हूं आपको। दिस कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, the highest court of our country. This court deems it necessary to suggest to the union and state governments the urgent need for digitization of registered documents and land records using secure tamper-proof technologies such as blockchain. तो ये टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस ये तो है सिक्योर करने के लिए। वो टेक्नोलॉजी वेदर इट वाज राइटली यूज्ड और नॉट ये फॉरेंसिक बताएंगे बाद में। ये हमारे को सब आप ही ज्ञान देंगे कि ये जो रिपोर्ट डिजिटाइज मैनर में भी आई है बाद में रिकॉर्ड जब आएंगे। अब मेरे को तो पता नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। विल बी लर्निंग इट। वी आर द जनरेशन विच हैज सीन सो मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस and you are going to tell us whether it has been rightly done or not. बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ मिलेंगे और फिर नए मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।